देखिए सुनो, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को समझिए आप। केमिस्ट्री जो आप पढ़ने यहाँ आते हैं, पहले आप उसको समझो प्रैक्टिकली। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें जब तुम टीचर के साथ होते हो तो वही मेन टाइम होता है केमिस्ट्री को पढ़ने और समझने का। केमिस्ट्री में घर पर पढ़ने का जरूरत बहुत कम है। आप जितना देर हमारे साथ रहते हैं उतना देर कंसंट्रेट रहिए चीज़ों पर, उतना देर सोचिए कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बाद में कि ये 2-4 मिनट का कैलकुलेशन हम आपको सालों भर थोड़ा बहुत करवाते रहेंगे। घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए फिजिक्स का, प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स का। केमिस्ट्री के प्रैक्टिस की कोई ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। यदि कल आप एससी वाला सारा सिस्टम बढ़िया से समझे होते और गुना भाग आपको आता तो बीसीसी और एफसीसी को बनाने में कुछ नहीं था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बना ही नहीं। हम कर देते हैं कैलकुलेशन, लेकिन ये सब चीज़ आपको करना चाहिए। क्लास में यदि ढंग से देखते तो कहीं दिक्कत ही नहीं होता। कल एक लड़का पीछे में खिस्सा कर रहा था हिंदी मीडियम में 8 से 9 में, समझा? तो उसको बोले इधर आओ। आया, बोला कहाँ, बोले कहाँ से आते हो? बोला दरियापुर से। बोले कितना डिस्टेंस है यहाँ से? बोला 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर है लगभग। तो बोले देखो ऐसा है कि सप्ताह ये महीना में 4 दिन छुट्टी रहता है, संडे संडे। मिला जुला के एवरेज 30 दिन का महीना मान लो, या एवरेज 26 क्लास पर मंथ जोड़ लो। एक महीना में 26 क्लास लेते हैं, तो तुम बताओ तो कितना किलोमीटर साइकिल चला लेते हो महीना में? तो अपना वो जोड़ रहा था, आधा घंटा लगा उसको जोड़ने में, मतलब वो मोटा मोटी बता रहे हैं। खड़ा करके छोड़ दिए, अपना जोड़ो तुम देखो कितना होता है। उसके बाद भी वो क्लियरली बोल नहीं पाया, यहाँ थरथरा रहा था मंच पे। हो सकता है डर गया हो या कारण जो भी हो। तो अंत में एगो लड़का जोड़ के उसको बताया कि सर 832 किलोमीटर होता है, 16 किलोमीटर जाने में 16 किलोमीटर आने में 32 किलोमीटर हो गया। 32 इंटू 26 शायद 832 होता है, याद हमको नहीं है उतना, शायद वही होगा। तो बोले 832 किलोमीटर हो ही गया। यहाँ से दिल्ली का दूरी वही 1200 किलोमीटर है। तो मोटा मोटी तुम दिल्ली तक नाप देते हो एक महीना में। तो भाई दिल्ली जाते क्यों हो? क्या इतना दूर साइकिल चलाते हो महीना में? क्या इसका कारण है? खिस्सा करने के लिए। तो हम लोग बार बार समझाते रहते हैं कि देखो क्लास में हो जब तक तो क्लास का बन के रहो। खिस्सा करने का टाइम, बात करने का टाइम या अन्य किसी भी एक्टिविटी को यदि आप क्लास में करते हैं तो उन चीज़ों को आप साइड में भी कर सकते हैं। जब तक आप हमारे साथ नहीं है, तब जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक आप हमारा बन के रहिए, तभी आप केमिस्ट्री को सीख पाइएगा। इस बीच में आपका ध्यान थोड़ा भी भंग होगा तो फिर दिक्कत है। तो हम तो खैर बार बार समझाएंगे ही, आपका काम है समझना या ना समझना। हम यदि लिखें फॉर बीसीसी, थोड़ा हेल्प कीजिए आप इसमें हमारी। इसमें पैकिंग फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 एटम का मतलब 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू। यहाँ से 2 इंटू 4/3 इंटू पाई। अच्छा एक बात और, आर का फॉर्मूला क्या होता है? √3a/4। तो यहाँ जो आर क्यू लिखा हुआ है इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं √3a/4 का होल क्यू। बटा में क्या आएगा? ए क्यू। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब आगे का कैलकुलेशन देखिए। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8/3। पाई कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3√3। तो हम इसको लिख दें 3 इंटू √3। ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? ए क्यू बटा 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 गुना 4 गुना 4 64। अब बटा कितना? ए क्यू। ए क्यू तो हर बार कटेगा क्या जी? ए क्यू से ए क्यू कटेगा। बाद में की ये कैलकुलेशन है सिंपल, √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.732 शायद होता है,
ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दीजिए, डिवाइड करके भाग देके जो भी आंसर आएगा निकालिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको ये 0.68 आएगा। परसेंटेज में बदलेंगे तो 68% होगा। तो वाइट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 68 यानी 32%। अब आप कहेगा कि सर इसको गुना भाग करके हमको बताइए क्या ना हुआ। तो जना मन हुआ होना हुआ, 8 8 64, काटिए इसको। और कुछ कटेगा? 11 दूनी 22, 4 दूना 8, 3 से 3 कटेगा। अब देख लो मान निकाल के, यही सब आएगा। अब इसमें भी तुम कहोगे सर ये कर दीजिए, तो भाई इतना हम नहीं कर सकते 5000 में। तो ये था बीसीसी वाला। जो लोग नहीं बना पाए हैं उसको अब देख लीजिए एक बार। क्या हो गया? अब इसी को हम, जो लोग नहीं लिखे थे लिख लीजिए, क्या कि अब आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा, इसको करने में कुछ लगेगा नहीं, करना चाहिए था आपको। देखो तुमको पढ़ाने की पॉजिटिव एनर्जी तुम ही से हमको मिलता है। तुम जितना ज़्यादा बेहतर करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, हमारी जिज्ञासा उतनी ही ज़्यादा तुमको पढ़ाने की होगी, उतना ही क्वालिटी देने का होगा। और तुम जब ये सब सिंपल सिंपल कैलकुलेशन भी करके नहीं लाते हो ना, तो दिमाग में ये परसेप्शन बैठता है कि तुम एकदम दिमागी रूप से डल हो एकदम। तो वैसी स्थिति में जो अच्छा क्वालिटी वाला चीज़ होगा, जो थोड़ा टफ चीज़ होगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो भी हमको छोड़ना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि हम ये समझेंगे कि सामने वाला बैठा हुआ आदमी इस लेवल का नहीं है कि उसको ये बात समझाया जा सके। सेमी कंडक्टर आप आगे पढ़ने वाले हैं, उसको दो तरह से समझाया जाता है। एगो बोर्ड लेवल पर नॉर्मल तरीके से पढ़ा के निकल जाना, और एक उसका पूरा कंसेप्ट दे देना। पूरा कंसेप्ट पढ़ने के लिए दिमागी लेवल बढ़िया होना चाहिए आपका, और वो देखेंगे कि नहीं है तो फिर हमको स्किप करना पड़ेगा टॉपिक। चीज़ों को कंसाइज करना, स्किप करना, ये सब टीचर अपने हिसाब से करते रहते हैं सामने वाले लोगों को देख के। तो आप जिस तरह का रिएक्ट कीजिएगा उसी तरह से सामने से हम चीज़ों को प्रोजेक्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा अपना क्वालिटी मेंटेन करें। आप 11th-12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आप कहिएगा कि सर ये गुना भाग हमसे नहीं हुआ, ये तो शर्म की बात है। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर FCC, कहाँ कहाँ चेंज आएगा? वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पायर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला बदलेगा, क्या हो जाएगा? a/2√2, यही होगा ना। बाद बाकी ये सब ठीक है, 4/3 पाई, यहाँ पर चेंज हो जाएगा a/2√2 का होल क्यूब। बाद बाकी जो जैसे है सब यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये सेम रहेगा ये। बाद बाकी जो कैलकुलेशन है उसको आप देख लीजिए। अब देखो 2√2 का होल क्यूब करने में तुमको परेशानी होती है। काहे परेशानी होती है? अलग अलग 3 बार मल्टीप्लाई कर दो ना। 2 को 3 बार गुना करो, कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 8। √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2 इंटू √2, 2√2 होगा, यानी 8 दूना 16 √2 इसका होगा। √2 का वैल्यू रख दीजिए, 16 को उतना से गुना कर दीजिए तो वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या चेंज आएगा यदि हम इसको देखें? तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16/3 गुना 22/7 गुना AQ बटा कितना बोल रहे थे अभी? 16 इंटू 16√2 या 16 इंटू √2 बटा AQ। AQ से AQ कट जाएगा, फिर यहाँ से 16 से 16 कटेगा, और कुछ कटेगा? इसी में आप गुना भाग कर दीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा 0.74। 74% भरा हुआ और खाली पार्ट मिल जाएगा आपको 26%।
बिहार बोर्ड में इस साल क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा वो टेलीग्राम चैनल पे भेजे हैं। वॉइड परसेंटेज इन बीसीसी लेटिस, ऑप्शन ए में दिया हुआ था 68%, मैक्सिमम लोग मार दिया 68% में चेक। 68% क्या होता है? इफिशियंसी होता है 68%, वॉइड तो होता है 100 माइनस 68, 32% ना। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए लिख लीजिए इसको। आज छुट्टी और भी था कहीं क्या शिवरात्रि का? कहीं नहीं ना छुट्टी है। बहुत लोग शिवरात्रि मना रहे हैं, बाराती जाना है, कार्टून वाटून खाएगा। भोला बाबा का रात में जाएगा तो तैयारी अभी से करेगा, शरीर में धोथरा भांग अभी से ना लगाएगा। अरे ये सब पढ़ाकू आदमी है। सुनिए, अभी जो हेडिंग आप डाले हुए थे इसमें जो आप पढ़ रहे थे वो था पैकिंग फ्रैक्शन। पहले आप थोड़ा इसमें अंतर समझिए। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग परसेंटेज, ये दोनों सेम चीज हुआ। जब आपको इफिशियंसी बोले ना तो समझिए परसेंटेज की बात कर रहा है, और पैकिंग फ्रैक्शन बोले तो एक में कितना ये बात कर रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको, जैसे एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आपको आया 0.74, इसका मतलब हुआ कि एक में कितना भरा हुआ भाग है 0.74, तो खाली भाग कितना है। यदि आपसे यहां पूछ दिया जाए वाइड फ्रैक्शन कितना होगा तब क्या देंगे आंसर? 0.26। यदि यहां पर आपसे पूछे पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग परसेंटेज तो ये होगा 74%, वाइड पार्ट कितना हो जाएगा? 26%। तो फ्रैक्शन का मतलब एक में कितना और परसेंट का मतलब 100 में कितना। तो एक में जितना आया उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? परसेंटेज। यानी फ्रैक्शन को ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट कर जाएगा किस में? परसेंट में। इसीलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके हम इसको निकालें। हाँ, अब ये बताइए कि सबसे ज्यादा भरा हुआ भाग कहाँ रहता है? पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा किसका है? एफसीसी का। अरे तीन को पढ़ना है ना आपको, एससी, बीसीसी और एफसीसी, शुरू से तो हम यही करते आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भरा हुआ भाग किसका रहता है? एफसीसी का। तो जिसमें जितना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा, अंदर का भाग जितना ज्यादा एटम से भरा हुआ होगा वह उतना ही स्ट्रेंथ वाला सॉलिड होगा। तो बताइए एससी, बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ वाला स्ट्रक्चर होगा? एफसीसी। नेचर में जितना भी सॉलिड पाया जाता है उसका लगभग 60% सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी में होता है। मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि बताइए इसका क्रिस्टलाइजेशन किस में होता है, जैसे पूछ दिया जिंक का क्रिस्टलाइजेशन किस में होता है, और आपको नहीं पता है ना, जैसे देखो जिंक को देखने से थोड़े पता चलेगा कि क्रिस्टलाइजेशन एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है। तो तुम नहीं यदि पता है ना और टक्कर पचे जा रहे हो तो तुम हमेशा किसको सेलेक्ट करना? एफसीसी को। ठीक है, बाद में की जो सिलेबस है उसमें तो हम बताएंगे ही कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन यदि तुमको नहीं पता हो तो मैक्सिमम आंसर एफसीसी होता है, जिसको आप एचसीपी भी कहते, क्या बोलते हैं, सीसीपी। तो लिखिए तो नोट, देखिए यही बात नोट में लिखा हुआ है, एफसीसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर बिकॉज सॉलिड पार्ट इज मैक्सिमम विद दिस अरेंजमेंट, ऑलमोस्ट 60% ऑफ सॉलिड आर अरेंज्ड इन एफसीसी लैटिस। और उसके बाद हेडिंग डालिए रेडियस रेशियो। अब फटाफट लिखते जाइए, सब बहुत हल्का हल्का चीज है, खत्म कीजिए जल्दी जल्दी। 5 से 6 क्लास में भी इसको खत्म करने का टारगेट है, जो होना चाहिए हर हाल में खत्म हो। बहुत टाइम ले रहा है ये। एक तो सीबीएसई वाले लोग बोर हो रहे होंगे, उनको पढ़ना नहीं है, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के बाद ना सीबीएसई में जितना भी चैप्टर है उसको हम स्किप करेंगे अभी। पहले बिहार बोर्ड और सीबीएसई का जो कॉमन चैप्टर है उसको पहले पूरा खत्म कर देंगे, लास्ट में बिहार बोर्ड वाले को वो सब चैप्टर पढ़ा देंगे जो सीबीएसई को नहीं पढ़ना है। एक चैप्टर तो पढ़ा ही दिए, बचा 3 को ना, नहीं 3 नहीं 5 बचा, 5 बचा। बिहार बोर्ड को फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है, सीबीएसई को 3 चैप्टर पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड को 4 चैप्टर पढ़ना है, सीबीएसई वाले को मात्र 2 चैप्टर पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड वाले को 7 चैप्टर पढ़ना है, सीबीएसई वाले को मात्र 5 चैप्टर पढ़ना है। ओवरऑल कुल मिलाकर टोटल 10 चैप्टर्स आपके सीबीएसई में है
और 16 चैप्टर बिहार बोर्ड में है। तो शुरुआत में अब लगातार 10 चैप्टर तक हम चलेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई और बिहार बोर्ड में जो कॉमन है उसको पढ़ाएंगे, ताकि सीबीएसई वाले लोग बोर ना हो। हालांकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि सॉलिड स्टेट से भी क्वेश्चन नीट में नहीं करता है, कुछ चैप्टर है जो नीट भी हटाए हुए है। ये हो गया लिखा हुआ। सुनिए, अब ये हो गया तो आगे हेडिंग डालिए रेडियस रेशियो। इसको पहले समझ लीजिए, सुनिए इधर। रेडियस रेशियो एक रेशियो है रेडियस का। किसके रेडियस का? आयनिक सॉलिड में दो चीज होता है, सुनिए इधर। आयनिक सॉलिड में दो चीज होता है, दो तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। केटायन का रेडियस बटा एनायन का रेडियस, यानी रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। और रेडियस रेशियो सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए डिफाइन किया जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए हम लोग रेडियस रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं R प्लस बाय R माइनस। R प्लस का मतलब रेडियस ऑफ केटायन बाय R माइनस का मतलब रेडियस ऑफ एनायन। अब ये क्यों आया पढ़ने, इसको समझो। अलग अलग आयनिक सॉलिड में केटायन और एनायन अलग अलग होते हैं। कोई आयनिक सॉलिड ऐसा होगा जिसमें केटायन और एनायन का साइज सेम होगा, और कुछ आयनिक सॉलिड ऐसा होगा जिसमें केटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होगा। अब बताइए कि एक सॉलिड है, दो सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको इमेजिन कीजिए। एक आयनिक सॉलिड है जिसमें केटायन और एनायन का साइज आपस में ऑलमोस्ट सेम है, यानी दो तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दोनों के साइज आपस में समान है और आपको उसको सजाना है। वो अरेंजमेंट सोचिए। अब आप दूसरा कंडीशन पकड़िए। एनायन का साइज काफी छोटा है, एनायन का नहीं, केटायन का साइज काफी छोटा है और एनायन का साइज काफी बड़ा है, और उसको सजाना है आपस में। क्या लगता है आपको कि दोनों का अरेंजमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो जिस तरह का रेशियो रहता है ना, रेडियस रेशियो, उसी तरह से अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट बदलेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाएगा। तो इसी से संबंधित बात है, लिखा हुआ रेडियस रेशियो में, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एनायन इन आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड या इज नॉन एज रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो बराबर लिख दिया रेडियस ऑफ केटायन बटे रेडियस ऑफ एनायन, या इसी को आप R प्लस बाय R माइनस लिख सकते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है द रेडियस रेशियो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। इफ रेडियस रेशियो चेंजेस द स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड ऑल्सो चेंज। मतलब यह है कि यदि आप रेडियस रेशियो बदलेंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बदल जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंटल टेबल दिया हुआ है, इसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना होता है, यदि आप याद रख सकते हैं तो। वैसे उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको रटें, लेकिन मोटा मोटी बात समझिए। एक बात बताइए, रेडियस रेशियो 1 आया, इसका क्या मतलब है पहले ये बताइए तो। रेडियस रेशियो के 1 आने का क्या मतलब है? रेडियस रेशियो के 1 आने का मतलब है ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गया रेडियस। तो दोनों का रेडियस यदि समान हो गया, इसका मतलब साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो ऐसी स्थिति में रेडियस रेशियो का ना एक रेंज होता है, जैसे 0.155 से लेकर यदि 0.255 तक के रेंज में रेडियस रेशियो आया तो प्रायः उस सॉलिड में देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3 और उसका शेप कैसा होता है? ट्रायगोनल प्लेनर, जिसका कुछ एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है। यदि रेडियस रेशियो 0.25 से 0.414 के बीच आ जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, शेप होता है टेट्राहेड्रल, जिसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ है। 0.414 से लेकर 0.732 के बीच आए तो 6, और इससे आगे 1 तक आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इसमें क्यूबिक अरेंजमेंट होता है और इसमें ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आप एक क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर 95 एंड 181 पिकोमीटर। आगे कहता है प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड ऑल्सो फाइंड द शेप ऑफ क्रिस्टल। क्या करेंगे इसमें? दोनों केटायन और एनायन का रेडियस दिया हुआ है, तो तुरंत उसका क्या निकाल लेंगे? रेडियस रेशियो। मान लीजिए कि रेडियस रेशियो आपको आ गया 0.8, नहीं 0, मान लीजिए 0.6 आ गया।
मतलब 95/181 की है ना, तो मान लीजिए कि आप ऐसे करेंगे तो निकल ही जाएगा कितना आएगा, लेकिन मान लीजिए कि जीरो कितना आया, 0.52 आया। तो 0.52 आया तो हम इस टेबल को देखेंगे कि 0.52 इसमें कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ मैच करेगा, 0.414 और 0.732 के बीच में ना 0.52 आएगा। इसका मतलब है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। और शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और शेप ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हम आसानी से प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि टेन और एनाइन के रेशियो से, यानी रेडियस रेशियो को निकाल कर कि उसका सॉलिड स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बस इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है, इसको लिख लीजिए। ये हो गया है, लिखिए तो। सीबीएसई में 10 चैप्टर है, बिहार बोर्ड में 16 चैप्टर है, फिर भी एग्जाम सीबीएसई का ही भारी होता है। तो आप लोग पहले पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद साइड से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस बार से पैटर्न सीबीएसई थोड़ा चेंज किया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। खाली ये लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ के निकल जाइएगा, फंस जाइएगा फेरा में। सब सब्जेक्ट में ये बात अप्लाई है। बिहार बोर्ड के लिए तो टेंशन ही मत लो, सोचो ही मत। अभी तुम केमिस्ट्री के लिए सोचो, बिहार बोर्ड के लिए मत सोचो। इस बात की पूरी गारंटी है कि तुम लास्ट में 2 महीना खाली सपोर्ट कर दो पढ़ने में, हम मतलब पढ़ाने में हमको, और तुम पढ़ाई पर ध्यान दे दो, 80+ नंबर तुमको आ जाएगा। और साल भर नॉर्मल खाली क्लास करो, घर पर कुछ करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लास करोगे तब ना हम तो शॉर्टकट में तुमको समझा पाए। अच्छा ये बात बोलेंगे तो पढ़ेगा ही नहीं। अरे ये तो उसका अपना मन। देखो एक चीज सुनो, अभी जो तुमको हम पढ़ा रहे हैं ना, ये एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हम तुमको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाने के लिए पढ़ा रहे हैं। एक बार इसमें इंटरेस्ट आ गया तो धीरे धीरे फिर तुम इसके फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। पढ़ाई तो यही चीज़ होती है, बाकी पढ़ाई को तुम बाकी किस रूप में लेते हो, एग्जाम पास करने के लिए तुम पढ़ रहे हो, या सच में इंटरेस्ट है तुम्हारा, या सामाजिक दबाव है, या पारिवारिक दबाव है, या गर्लफ्रेंड बोल दी पढ़ने के लिए इसलिए पढ़ रहे हो, तो अलग बात है। वो तुम किस रूप में ले रहे हो तुम जानो यार। हो गया, यहाँ तक लिख लिए, लिखिए आगे। हमको तो कभी कभी अफसोस होता है कि सॉलिड स्टेट बेकार ही शुरू कर दिए पहला चैप्टर के रूप में, नहीं करना चाहिए था। 6 चैप्टर को स्किप कर देना चाहिए था, बाद में उस 6 को इस सबको पढ़ाते, सीबीएसई वालों को फिर अलग से टाइम दे देते उसी टाइम में। लेकिन चलिए एक चैप्टर में गलती हो गई है, बाकी के 5 चैप्टर को रोक देंगे। अब एक तरफ से पकड़ेंगे, दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर है वो सबके लिए है, और बड़ा बड़ा चैप्टर है, पढ़ाने में भी 3-4 महीना का समय लगेगा उसमें। और 4-5 दिन में इसको ख़त्म कर देते हैं। इस संडे को आपका क्लास होगा, आ जाना मॉर्निंग में 6 बजे से।
6 बजे से 10 बजे तक क्लास रहेगा, 2 घंटा हम लोग पढ़ेंगे, 2 घंटा खिस्सा करेंगे बैठ के सब लोग। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है ना खिस्सा करने का। 8 बजे से, 8 से 12, 8 से 10। मैच कैंसिल कर देंगे, मैच तुम्हारा 2 क्लासेस। 6 बजे ठीक है, 6 बजे तुम लोग उठते नहीं हो, कितना लेट से उठते रहोगे तुम लोग? भैंस की तरह सोते रहता है क्या रे? तुम लोग को नींद कैसे होता है रे? 12th वाले बच्चे को नींद कहाँ होता है? वो सब जगल रहता है, उसका तो नींद हराम रहता है। चलिए टेबल उतारिए। अभी से तुम ध्यान से पढ़ो, लास्ट में क्रैश कोर्स की जरूरत तुमको ना पड़े, इस लेवल का पढ़ाई पढ़ो। लास्ट में आराम से घर में बैठ के अब खुद से पढ़ोगे, तैयारी करोगे, कभी कभी दिक्कत होगा बता देंगे। ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़ो कि साल भर पढ़ने के बाद फिर कहो कि 2 महीना और पढ़ेंगे। दो तारीख को हमारे भाई का जनेऊ संस्कार है, वो उपनयन संस्कार जिसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी क्लास लेंगे, काहे कि 2 संडे हमें स्किप किए हैं, इस संडे को हर हाल में क्लास लेंगे। तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ही क्लास होगा, क्योंकि दिन में तो उलझे हुए रहेंगे थोड़ा। अरे मामू जी के यहाँ हम रहते हैं, उनके बेटा का जनेऊ है, समझा? नहीं रहेंगे तो भगा देंगे, ठीक है लेकिन सामाजिक दबाव है भाई, जता नहीं सकते हैं, आधा हक है तो भी। ये जो बोला कि आधा हक आपका भी है, तो तुम लोग इस पर काम कर रहे हो? चट्टा कहेगा। अरे तुमरे जैसा ऐसा भैगना हो जाए तो कल्याण हो जाए सब मामों का। हम जब 2.5 साल के थे तभी से हम नानी घर में रह रहे हैं, बीच में खाली 6.5 साल पटना में रहे। शुरू में मतलब 2.5 साल गांव में रहे, 2.5 साल के बाद नानी घर आए, 10th के बाद पटना गए, MSc के बाद पटना से यहाँ आए, लगातार वहीं बने हुए हैं। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी या कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ से निकल जाना चाहिए या हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। और हम तो इतना फील करते हैं कि हम वहाँ के अलावा दूसरे जगह कहीं रह ही नहीं सकते हैं। हो गया, लिख लिया। तो अपना अपना होता है, दो तरफा आप बना के रखिएगा तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। क्या रे हंस रहा है? चेंज करें? भोज में मामून बुलाएंगे, हम बुलाएंगे तो हमको भगा नहीं देंगे वो। चलो आज हमारे साथ तनी बार बात कर लेना, पूछ लेना कि हम लोग आएंगे कि नहीं। भोज के फेरा में कितना रहता है। अब देखो, जो लोग रेंट पर रहते हैं उनको तो लगता होगा भोज होना चाहिए, क्योंकि अपने से खाना बना के खाना होता है। अब तुमको हम अपना एक किस्सा कहते हैं, यदि कहे हो कभी तो। कहे थे हम लोग खूब भोज खाते थे पटना में। हम लोग सुनो, हम लोग जहाँ रहते थे ना, वहाँ 10-12 कम्युनिटी हॉल था अगल बगल, शादी वही विवाह भवन। लगन का टाइम होता था तो लगन का जैसे ही टाइम आया तो घर में मतलब रूम में खाना बनाना बंद। एक लड़का था जो हम लोग के साथ कॉमर्स लिए हुए था, वो कंकरबाग में कॉलेज ऑफ कॉमर्स है ना, उसमें वो उसका एडमिशन था। तो पढ़ता लिखता वो सारे बाइज था, वो खाली सोता था घर में, मतलब रूम में। उसका ड्यूटी होता था कहाँ क्या व्यवस्था है जाके चेक करो। और हम लोग का जो क्लास होता था वो, सुनो इधर, हम लोग का जो क्लास होता था ना
वो 2 बजे से या 4 बजे से लेके 10 बजे रात तक क्लास होता था। सारे सब्जेक्ट एक ही जगह हम लोग पढ़ते थे। उस समय जब हम सब साथ थे, जब यहाँ से गए थे तो उसमें वो जाता था, पता कर लेता था कहाँ कैसा जुगाड़ है, घर में बन के, और उसके बाद जो है सो बोल दिया कि यहाँ जाना है। हम लोग को तो नाम भी याद है, चंद्रगुप्त वाला था, एक लोटस था, और क्या क्या था भूल गए, सीता विवाह भवन एक था। तो वहाँ जाते थे। अब सुनो क्या करते क्या थे, जैसे बारात आई तो अपना बाराते में नाचते कूदते पहुँच गए, वहाँ गए, अपना फ्लोर लगा हुआ है, डांस भी हो रहा है, खाना पीना भी हो रहा है। हम लोग ज़्यादा नाचते 9-10 गो लड़का थे, 9-10 को नहीं, 9 गो लड़का ग्रुप में थे, और 9 लड़का जहाँ जाते थे माहौल बना के रखते थे। तो जैसे डांस उस ज़्यादा हो रहा है तो लड़की बोला अरे पहले आइए फ़ोटो खिंचा लीजिए, उसके बाद डांस वांस होते रहेगा, खाना वाना खा लीजिए। तो हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचाते थे, ये सब कुछ करते थे, और फिर खाना खाए धीरे धीरे निकल जाते थे। नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। अरे पकड़ाते तो क्या करता, बर्तन धोआता धो देते। स्टूडेंट लाइफ में सुनो, स्टूडेंट का 2 चीज नहीं होता है। एक जिस चीज के लिए तुम हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, जिसको इज्जत बोलते हैं, हाँ हमरा है ना बोल दले हैं, एक वो नहीं होता है। और स्टूडेंट का एक दूसरा चीज नहीं होता है, वो है औकात, रुपया पैसा के मामले में। तो क्या हो जाता, पहचान ही कौन रहा था उस समय, हमको थोड़े कोई जान रहा था कि ये जितेंद्र सर है। उस समय तुम्हारी तरफ पढ़ते थे तो बर्तन धुआ लेता तो क्या हो जाता, लेकिन संस्कार इतना खराब नहीं था रे। एक बार क्या हुआ, यहाँ से बेगूसराय से एक बारात गई तो वहाँ पर हम लोग खाना पीना खा लिए। खाना पीना खाए तो हमारे एक फुफेरे भाई हैं यहाँ, ये प्रोफेसर कॉलोनी में। वो मिले, बोलते अरे ललन मेरा नाम है घर का। बोले ललन यहाँ तो, बोले आप यहाँ कहाँ कैसे? बोले अरे बेगूसराय से बाराती आए हम लोग, बारात से हैं। अच्छा अच्छा बारात से हैं, तो हाँ तुम यहाँ कैसे? हम बोले कि लड़की का भाई हम लोग के साथ पढ़ता है। तो उसके बाद वो जब मिल गए तो बड़ी खुशी हुई कि अब तो और कोई टेंशन नहीं है, बारात हुए हम। उनको तो बोल दिए। उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग खाना वाना खा लिए, सब लोग चला गया, एक हम रुक गए, उनसे बात करने लगे। एक 2 और बज गया लगभग। बात चूंकि बाहर रहोगे ना तो कोई आएगा ना तो अच्छा लगता है मिल के बात करके, तो बात करते रह गए। उसके बाद उनको बताए नहीं कि एक्चुअल में क्या था। इधर 3 साल पहले छठ में वो आए हुए थे मेरे यहाँ, वहाँ तो बोलते हैं कि ललन याद है एक बार तुम हमको पटना में मिला था? बोले हाँ खूब बढ़िया से याद है, भूलते और हमको छो नहीं है, मेमोरी मेरा बहुत स्ट्रांग है। ऐसे भी मतलब नॉर्मल भी बता रहे हैं कि याद हमको बहुत रहता है। तो बोले कि उसी में खिस्सा उसा चल रहा था, तब उनको खिस्सा बताया कि उसमें हम कहीं कुछ थे, गए थे खाना खाने के लिए। तो उस समय इस बात को बताने में डर लग रहा था कि आके घर में बोल देंगे। अब तो शौक से देखो ऑन कैमरा बता रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाता है इससे चीजों से। खैर भोज वोज खाया करो तुम लोग भी। हालांकि देखो एक चीज है, सुनो, तब और अब में एक अंतर है। उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, अब बड़ी एक्टिव है। कहीं बर्तन धुआते हुए उन्होंने वीडियो तुम्हारा बना लिया और कह दिया कि भोज खाने का परिणाम है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अभी सब मत ही करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब तो हम लोग देखते हैं कहीं से कार्ड उड़ा जाता है या कोई भी इन्विटेशन आता है, माथा का दर्द हो जाता है, मतलब जा नहीं पाते हैं, जाने का एक रत्ती इच्छा नहीं करता है। लेकिन उस समय का बात अलग था, अभी का बात अलग है। हो गया, ये उतार लिए। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बना लीजिएगा घर का। देखो लाइफ में ना, स्टूडेंट लाइफ में खास करके तुम लोग जिस एज में हो उस एज की हम बात कर रहे हैं, तुमको 1-2 चीज का ध्यान रखना चाहिए। एज ए टीचर हम तुमको ये नहीं कहेंगे तुम अपना मौज मस्ती बंद कर दो, जो करते हो सब करो, दिल खोल के करो, लेकिन पढ़ाई बहुत करो। पढ़ाई डिस्टर्ब किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए, किसी भी अन्य कारण से तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखो। तुम अरे कितना छटपट करोगे, 2-4 साल छटपट करोगे, 2-4 साल के बाद तुम मेच्योर हो जाओगे, तुमको अपने समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मेच्योर होने के बाद भी यदि ये समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब तो तुमको कुत्ता वाला जिंदगी जीना ही है जिंदगी भर, उसके लिए तो तुम रेडी ही रहो।
अभी तुम छटपटाओगे, गलती करोगे, हमारे जैसे लोग तुमको बार बार समझाएंगे, माफ करते जाएंगे। अति करोगे तो कोनो दिन पिटाओगे भी। समझ में आया ना कि इसको कैसे बनाना है? हो गया ना? नहीं नहीं, कॉपी नहीं रखना है, कॉपी और समेट कर रखने लगा। हो गया, क्वेश्चन लिख लिए। एक और क्वेश्चन है, उसको मत बनाना, हटाओ, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन है। फिर से जिंक आयन और इसका क्या किया, रेडियस रेशियो दे दिया, पूछता है कि बताइए क्या होगा। तो बिना मतलब का दिन नहीं काटना है। ऑनलाइन वाले लोग बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। अब देखिए, अब हम इस चैप्टर के अगले पार्ट में जा रहे हैं। अब क्रिस्टल क्रिस्टल का जो स्टडी था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इनपरफेक्शंस इन सॉलिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। लगाइए हेडिंग। ये सब आसान है, तोड़ते तोड़ते खत्म समझ जाओगे। खाली धराधर लिखने का आदत डालो, तेजी में लिखो इसको। अभी 5 मिनट पढ़ाएंगे, लिखिए तेजी में। आप याद कीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न में होता था। ये पहला दिन आपको बताया था। यदि इस तरह से अरेंजमेंट है तो यह एक आइडियल अरेंजमेंट है, जैसा होना चाहिए वैसा है। लेकिन यदि इस अरेंजमेंट में किसी प्रकार का डेविएशन आ जाए, किसी पॉइंट पर या किसी लाइन पर, तो उसको कहा जाएगा इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डेविएशन का क्या मतलब है, आप इस बात को समझिए। जैसे हर जगह बॉल है, मान लीजिए एगो बॉल लापता हो गया, इसके स्थान पर रहना चाहिए था लेकिन इस स्थान पर बॉल नहीं है, मतलब अरेंजमेंट के दौरान मिस हो गया वहां पर बॉल। ऐसी स्थिति में बताइए, यहां पर सॉलिड मजबूत होगा, यहां पर सॉलिड कमजोर होगा। तो बताइए सॉलिड में इनपरफेक्शन आया कि नहीं आया? इसीलिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड इनपरफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। आगे लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन इन सॉलिड। एक है पॉइंट डिफेक्ट और एक है लीनियर डिफेक्ट। लीनियर डिफेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो किसी एक पॉइंट के चारों तरफ यदि आइडियल अरेंजमेंट में कुछ डिस्टरबेंस हुआ है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और लगातार एक लाइनें गायब हो जाए एटम को तो उसको बोला जाएगा लीनियर डिफेक्ट। जैसे एक एटम गायब हुआ तो क्या कह, एक एटम गायब हुआ यानी एक पॉइंट पर डिफेक्ट आया तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। अब मान लीजिए कि एगो पूरा लाइने गायब हो गया, एगो पूरा लेयरे गायब हो गया, तो वैसी स्थिति में क्या बोलेंगे, लीनियर डिफेक्ट। लीनियर डिफेक्ट पढ़ना नहीं है, पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट को क्या डेफिनेशन देखो लिखा हुआ है, द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए सॉलिड सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में किसी एक एटम या किसी एक पॉइंट के अराउंड आइडियल अरेंजमेंट में गड़बड़ी होगा। ये पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह का आगे होता है, स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। सीबीएसई वाले जो भी लोग हैं ना, वो उस सवाल वाला जो क्वेश्चन बैंक आता है उस क्वेश्चन बैंक को अभी ही ले लीजिए, और जो जो चैप्टर आप पढ़ते जाते हैं उस चैप्टर का सभी प्रॉब्लम बनाते जाइए। और जहाँ उलझते हैं, संडे को एक्स्ट्रा टाइम जो आपको दिया जाएगा कॉमनली सब के लिए, उसके बाद फिर 1 घंटा आपको टाइम दे दिया जाएगा, उसमें यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। या फिर हम अपनी तरफ से आपको एक होमवर्क भी दे दिया करेंगे, वीकली होमवर्क आपको मिलेगा कि इतना तक कंप्लीट करके लाना है, उसको आप करके लाइएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा ना कि लास्ट में प्रेशर नहीं बनेगा कि हमको इतना करना है इतना करना है, साथ ही साथ करते चलिए। बाकी नीट आईटी का क्वेश्चन बैंक वगैरह सॉल्व करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, दिक्कत हो तो पूछिए,
वो भी संडे संडे करेंगे। संडे का टाइम आपके लिए है, जितना टाइम लेना चाहें आप ले सकते हैं, कभी कभी छुट्टी लेंगे, मैक्सिमम टाइम देंगे आपको। ये पूरा लिख लिए क्या? तनी और लिख न लो। इसको क्या हो गया? लिखिए टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तीनों का नाम लिखिए, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। और तुम्हारा होमवर्क है स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड को समझ के आना है इंटरनेट के माध्यम से। तुम्हें हेडिंग डालना, मतलब गूगल पे सर्च करना व्हाट इज स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड, क्योंकि जब तक तुम स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड को नहीं समझोगे तब तक तुमको स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट समझ में नहीं आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको हम छोड़ रहे हैं, इसमें हम फिर समझाएंगे खुद से, लेकिन कुछ कुछ काम आप कीजिए ताकि आपको भी जानने की इच्छा हो। ये तीनों लिख लीजिए और स्टार लगा के हेडिंग डाल के छोड़ दो, स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड, और इसको तुम चेक करके आना। इसके रिगार्डिंग तुमको कुछ कुछ चीजें पता करके आनी है कि क्या होता है स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड। इसके बाद फिर जब हम समझाएंगे तो बढ़िया से समझ जाओ।